स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है वो आपकी इकोनॉमिक्स क्लास 11th भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 टू 90 मतलब 1950 से लेकर 1990 में हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसमें क्या क्या सुधार किए गए, क्या क्या विकास किए गए, इस चैप्टर में आपको यही पढ़ने को मिलेगा। तो जो भी 11th में, क्योंकि ये आपका सिलेबस चेंज हो चुका है, तो 11th आर्ट्स और 11th कॉमर्स दोनों ही बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम समय वेस्ट किए बगैर। तो स्टार्ट करते हैं, आपको पंचवर्षीय योजना से स्टार्ट करते। तो पंचवर्षीय योजना जो है वो कब स्टार्ट हुई थी? तो पंचवर्षीय योजना जो स्टार्ट हुई थी वो आपकी हुई थी 1950 से स्टार्ट हुई थी। और 1950 से जो योजना स्टार्ट हुई थी उसे योजना आयोग करके नाम दिया गया था। अच्छा, तो उसके पहले हम जानते हैं कि पूंजीवाद, समाजवाद, जो मेन पॉइंट है मैं आपको वो ही बताऊंगी। तो पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम आते हैं पूंजीवाद। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें निजी लोग होते हैं, उनका अपना व्यवसाय होता है और वो खुद अपनी पूंजी लगाएंगे, और वो अपनी पूंजी लगाएंगे तो उनको जो लाभ होगा वो उनका खुद का पर्सनल लाभ होगा। तो इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरी जो अर्थव्यवस्था होती है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। समाजवादी तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने समाज के उद्धार के लिए कार्य करते हैं, तो उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तीसरी जो होती है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूरे राष्ट्र का या पूरे समाज का विकास हो सकता है। तो इसके लिए जो हमारी स्वतंत्रता के बाद में हमारे जो भारतीय नेता थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया वो मिश्रित अर्थव्यवस्था को दिया। आपको समझ में आया ही होगा। अब मैं इसके नोट्स पढ़ती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्वतंत्रता के उपरांत भारतीय नेताओं द्वारा ऐसे आर्थिक तंत्रों को स्वीकार किया गया जो कुछ लोगों की बजाय सबके हितों को प्रोत्साहित एवं बेहतर बनाए। मतलब सबके लिए अर्थव्यवस्था बनाई जाए, सबके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जो पूरे राष्ट्र को एकजुट करे। दिन स्वतंत्र भारत के नेताओं ने देखा कि पूरे विश्व में दो प्रकार की आर्थिक तंत्र हैं। मैंने आपको बताया समाजवादी और पूंजीवादी। देन पूंजीवादी और समाजवादी दोनों को मिलाकर एक मिश्रित आर्थिक तंत्र का बनाया गया जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसमें मेन था आपका पूंजीवाद, समाजवाद किसे कहते हैं, तो ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि जो व्यक्ति खुद के उद्धार के लिए, स्वयं के को लाभ कमाने के लिए कार्य करता है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। जिनके पास पूंजी है वही पूंजी का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा समाजवादी, तो एक समाज इकट्ठा होकर और वो अपने विकास के लिए कार्य करता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाई गई जिसका जो उद्देश्य था वो पूरे राष्ट्र को फ़ायदा पहुंचाना था, पूरे राष्ट्र का विकास करना था। इसके लिए जो प्रधानमंत्री थे 1950 में उन्होंने एक आयोजन का गठन किया गया। उस आयोजन को योजना आयोग कहा गया। आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी इसी के अंदर से आएंगे। तो योजना आयोग किसे कहते हैं? तो योजना आयोग का कब स्थापना हुई? तो योजना आयोग 1950 में उसकी स्थापना हुई थी। और योजना आयोग क्या कार्य करता था कि क्या क्या विकास के लिए क्या क्या कार्यक्रम बनाए जाए। तो योजना आयोग ने ही भारत में पंचवर्षीय योजना का युग प्रारंभ किया था। पंचवर्षीय योजना किसे कहते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो पंचवर्षीय योजना वो होती है जो 5 वर्ष के लिए कुछ प्लान बनाया जाता है कि 5 वर्ष में हम कृषि में इतना विकास करेंगे या 5 वर्ष में हम उद्योगों में विकास करेंगे। ये सरकार द्वारा निश्चित किया जाता है और इसके लिए एक निश्चित बजट होता है और उस बजट से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके और हमारी कृषि, उद्योग धंधे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका विकास हो सके। इसके लिए 5-5 सालों के लक्ष्य बनाए गए और उन लक्ष्य का अचीवमेंट पूरा करने की कोशिश की गई। तो हम आगे देखेंगे इसकी डिटेल। और तो स्टार्ट करते पंचवर्षीय उद्योग का जो योजना थी उसका सामान्य उद्देश्य क्या था? तो पंचवर्षीय योजना जो थी एक रणनीति बनाई गई थी। मैंने कहा था एक लक्ष्य रखा जाता है और उस लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश की जाती है। ये लक्ष्य होता क्या है? तो उच्च संवर्धन दर मतलब
आप यूँ समझिए कि जो हम वस्तु और सेवाओं में वृद्धि करना, और किस तरह से करना ये हम डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट है आपका अर्थव्यवस्था का आधुनिकरण, मतलब नई नई तकनीकों का प्रयोग करना, आत्मनिर्भर बनाना, सभी लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, हमारे राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाना, और सामाजिक समानता, और सभी में समानता रहे, कोई गरीब कोई अमीर, और किसी के पास ज़्यादा पैसा किसी के पास कम पैसा ऐसा ना हो। इसके लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। तो संवर्धन, सबसे पहले जो संवर्धन होता है वो क्या होता है, आप ये समझिए कि संवर्धन मतलब कोई भी कार्य करते, कोई वस्तु या सेवा जो उसको एक बड़े पैमाने पे बनाना देश के द्वारा, ताकि उसका जो फ़ायदा हो वो व्यक्ति का अगर फ़ायदा होगा तो पूरे राष्ट्र का होगा, और पूरे राष्ट्र का होगा तो हमारे राष्ट्र की जो जीडीपी होगी, जीडीपी की डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि हमारी जो आय में वृद्धि होगी तो राष्ट्र की आय में वृद्धि होगी। तो इस तरह से इस सभी का विकास हो, इसके लिए ये योजनाएं बनाई गई, पंचवर्षीय योजना, ताकि एक व्यक्ति को उसका मतलब फ़ायदा ना मिलके और पूरे विश्व को, पूरे राष्ट्र को उसका फ़ायदा मिले। देन आपका सेकंड है और जीडीपी में भी वृद्धि हो। सेकंड है आपका आधुनिकरण। तो आधुनिकरण क्या होता है, तो हमारी जो कृषि और सेवा क्षेत्र थे और जो भी वस्तुओं के उत्पादन क्षेत्र थे उनमें नई नई तकनीकों का प्रयोग करना, पुरानी मशीनों की बजाय नई मशीनों का प्रयोग करना, पुराने बीजों की बजाय अच्छे उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करना, नई नई सिंचाइयों की व्यवस्था करना, इस तरह से आधुनिकरण किया जाता है पंचवर्षीय योजना में। फिर आत्मनिर्भर बनाना, आत्मनिर्भर बनाने का मतलब है हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना, ताकि हम उसमें अपनी जो वस्तुएं हैं वो खुद उत्पादित कर सके और स्वयं के साधनों का उपयोग कर सके। तो हम अपने साधन इतने हो कि हमको बाहर दूसरे देशों से आयात नहीं करना पड़े। देन इसीलिए हमने और हमारा राष्ट्र आत्मनिर्भर हो। तो ये हमारे तीसरा जो था, हमारे जो मेन बता रहे हैं कि लक्ष्य हैं, रणनीतियाँ हैं, उसमें ही तीसरी रणनीति। नेक्स्ट है आपका चौथा है समानता। समानता मैंने आपको बताया कि हमारे इसमें जो वर्ग है वो उच्चतम और निम्नतम दो वर्गों में विभक्त है। कोई व्यक्ति धनी है तो वो बहुत धनी है, कोई निर्धन है तो वो बहुत निर्धन है। तो उसकी जो प्राथमिक आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पा रही, फॉर एग्जाम्पल भोजन, आवास, कपड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा। तो इस तरह से उसकी आवश्यकताओं की पूरी हो सके, इसके लिए सभी को समान चीज़ें मिल सके, सभी को भोजन, आवास, कपड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा की सुविधा प्राप्त हो। तो चौथा हमारा लक्ष्य ये रहेगा पंचवर्षीय योजना का। तो अब पंचवर्षीय जो योजना बनाई गई उसमें किया क्या गया तो वो हम देखेंगे। जो पंचवर्षीय योजना, जो फर्स्ट प्लान बना था हमारा, वो आपका बना था कृषि के ऊपर। 5 साल तक कृषि के ऊपर ध्यान दिया गया, और 51 से लेकर और आपकी 51 टू 56, ये समझ लिए 5 साल तो 56 में होंगे। तो 56 तक हमारी कृषि पर ध्यान दिया गया है कि हमारी कृषि को किस तरह से और विकसित किया जा सके। फिर 61 से आपको थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ। 61 से लेकर और 62 तक, 61 से नहीं, सॉरी, 56 से लेकर 61 तक 5 ईयर हो रहे ना, तो इन 5 ईयर में उद्योग पर ध्यान दिया गया। तो ऐसी जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बहुत सारे विकास के लिए बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित किए गए और उन लक्ष्यों को पूरा किया गया। तो आपको आगे बताया जाएगा डिटेल में। तो फर्स्ट कृषि पर ध्यान दिया। सेकंड 5 साल जो थे वो हमने उद्योगों पर ध्यान दिया। उस मतलब नए नए उद्योग धंधे खोले और नई नई मशीनें लगाई, जिससे हमारा उद्योग बढ़े। और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि और उद्योग दोनों पर ध्यान दिया गया। तो हम देखते हैं फर्स्ट कृषि। तो 1951 में देश की राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का अंशदान 59% था। तो राष्ट्रीय आय तो आप समझते हैं राष्ट्रीय आय क्या होती है। तो राष्ट्रीय आय जो होती है पूरे राष्ट्र की आय होती है। तो राष्ट्र की आय में जो हम बाहर चीज़ों को निर्यात करते हैं तो उससे हमें जो प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट 59% हमको कृषि से प्राप्त होता था। तो मतलब भारत का 3/4 जो जनसंख्या थी वो कृषि पर ही डिपेंड थी।
देन उपनिवेश शासक काल में कृषि क्षेत्र में न तो संवर्धन हुए न ही समानता रही। मतलब कि जब ब्रिटिश का शासन था तब हमारे राज्य में न तो कोई विशेष वृद्धि हुई थी कृषि क्षेत्र में और न ही समानता थी। देन उसके बाद में हमने लक्ष्य रखे और लक्ष्य रखकर हमने उस लक्ष्य को हासिल करने की पूरी कोशिश की और हासिल भी किया। उसका नतीजा है हमारी हरित क्रांति और बहुत सारी क्रांतियाँ, जिसकी वजह से हमारी कृषि में बहुत आगे चली हमारी कृषि। देन आगे हम देखेंगे जो हमारी जो कृषि की भूमिका थी वो क्या थी। तो कृषि की भूमिका मतलब कृषि का कार्य, मतलब हमारे लिए कृषि ने कहाँ कहाँ हेल्प करी। तो राष्ट्रीय आय में हमारा हिस्सा कृषि में था, रोजगार में भी हिस्सा था। तो अगर कोई उत्पादन होगा तो वो बाजार में बिकने के लिए भी जाएगा, तो रोजगार तो होगा ही। औद्योगिक विकास के लिए आधार, तो औद्योगिक विकास भी होगा। यदि आपके पास पूंजी होगी तभी तो आप उद्योग कर सकेंगे। और विदेशी व्यापार में महत्ता, हम विदेशों को अगर हमारी कोई भी उपज निर्यात करेंगे तो विदेशों में भी हमारी महत्ता बढ़ेगी। घरेलू उपभोग में महत्वपूर्ण हिस्सा, और अगर हमारी कृषि अच्छी होगी तो हमें भी जो वस्तु है वो कम मूल्य पर अच्छी वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। तो कृषि की मेन भूमिका, ये 5 भूमिका रही हमारी। देन भारतीय कृषि की समस्या तो हमारी कृषि की बहुत रही। देन सामाजिक समस्या, तो सामाजिक समस्या एक तो हमारा वातावरण, एक हमारी जनसंख्या, आप दो पॉइंट पे लिख सकते हैं। एक फसलों को जो नुकसान हो जाता है वो नुकसान। नेक्स्ट है हमारा संस्थागत समस्या मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है बीज लाने का, या फिर उस सिंचाई का, या फिर यूँ समझे कि उसको पूरा कंप्लीट करने में, मतलब खेती को पूरा कंप्लीट करने में कम से कम एटलीस्ट 4 महीने तो लगते हैं। तो उनको 4 महीने कीटनाशक वगैरह, उर्वरक वगैरह, वो भी समस्या थी। देन तकनीकी समस्या मतलब नई हमारे पास मशीनें नहीं है। देन सिंचाई की भी व्यवस्थित व्यवस्था नहीं है, कहीं पानी होता है तो बहुत पानी होता है और कहीं बारिश नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। देन फसलों का अनुकरण, मतलब किस समय क्या फसल उगाना है, किसान को इतना भी बहुत ही कम उनको नॉलेज होना, ये भी हमारी नई तकनीकी समस्या के अंतर्गत आता है। 1950 से 90 के दशक अवधि के दौरान कृषि नीति, तो कौन कौन सी नीति, तो हमने भूमि सुधार के लिए कार्य किए, प्रौद्योगिक सुधार के लिए कार्य किए। तो भूमि सुधार के लिए तो हमने जो कार्य किए वो किए। प्रौद्योगिक सुधार के लिए आप देखेंगे कि ये आपका क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको आपको इम्पॉर्टेंट करके ले रही हूँ। HYBS का प्रयोग किया गया, मतलब ये जो है मतलब उन्नत किस्म की जो बीज होते हैं उसका प्रयोग किया गया, रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया और कीटनाशक का प्रयोग किया गया। इसकी वजह से हमारी जो कृषि में, ये कृषि नीति के अंतर्गत आता है। और क्या किया हमने, तो सामान्य सुधार के अंदर हमने सिंचाई की व्यवस्था करी और लोगों को बीज खरीदने के लिए पैसा मिल सके उसकी व्यवस्था करी। नेक्स्ट है हमारा हरित क्रांति क्या होगी, तो हरित क्रांति जो होती है जो छठे दशक में हमारी जो कृषि में बहुत अच्छा विकास हुआ था, और वो विकास हुआ था अच्छे बीज की वजह से। तो अच्छे बीज, खाद और उन्नत तकनीक की वजह से जो हमारी कृषि जो थी वो 60 के दशक के मध्य से 70 के दशक के मध्य तक, और 70 से 80 के दशक के मध्य तक हमारी जो कृषि में बहुत अच्छा विकास हुआ था। उसे हमने हरित क्रांति का नाम दिया। उसके बाद में हरित क्रांति के जो जन्मदाता है वो नॉर्मन बर्नार्ड है। देन हरित क्रांति की विशेषता, तो हरित क्रांति की विशेषता, हमने अच्छे किस्म के बीजों का प्रयोग किया, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया, सिंचाई व्यवस्था का प्रयोग किया, कीटनाशकों का प्रयोग किया। देन हरित क्रांति का प्रभाव क्या हुआ, तो प्रभाव हुआ विक्रय अधिकोष की प्राप्ति हुई। देन हम बाहर भी इतना बड़े पैमाने पर हमारी जो फसल हुई थी कि हम उसका विक्रय भी कर सके। खाद्यान्न का बफर स्टॉक, बहुत बड़ा स्टॉक खाद्यान्न का हुआ, और निम्न आय वर्गों को भी लाभ हुआ। नेक्स्ट आपका था हरित क्रांति की सीमाएं, तो हरित क्रांति जो थी केवल खाद्य फसलों तक ही सीमित रही, उससे आगे नहीं रही, और किसानों में असमानता रही। तो असमानता रही, इसके भी बहुत सारे कारण रहे। नेक्स्ट है आपका किसानों की आर्थिक सहायता, तो किसानों की आर्थिक सहायता के लिए सरकार ने क्या किया, तो कृषि सब्सिडी से तात्पर्य किसानों को मिलने वाली सहायता से, मतलब कृषि के ऊपर किसानों को सब्सिडी दी जाती है, तो उसे हम
दूसरे शब्दों में बाजार दर से कम दर पर किसानों को कुछ आगतों की पूर्ति करना। मतलब बाजार दर से कम दर पर किसानों को उनकी चीज़ों को मुहैया कराना, जो कृषि से संबंधित चीज़ों को मुहैया कराना, ताकि उनकी कृषि और अच्छी हो सके। इसे हम सब्सिडी का नाम देंगे। पक्ष में क्या तर्क है, विपक्ष में क्या तर्क है। तो पक्ष और विपक्ष तो आप जानते हैं कि ये सब्सिडी से पक्ष क्या रहा और विपक्ष क्या रहा, उनको आर्थिक सहायता देने से। तो भारत में अधिकांश किसान गरीब हैं और सब्सिडी के बिना वे आवश्यक आगतें नहीं खरीद सकते। मतलब वो उनकी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति नहीं कर सकते। देन आर्थिक सहायता को समाप्त कर देने पर अमीर और गरीब किसानों के मध्य असमानता बढ़ जाएगी। यदि उनको आर्थिक सहायता नहीं दी गई तो और उनकी जो उनके अमीरी और गरीबी के बीच में जो असमानता है वो और बढ़ती जाएगी। विपक्ष में तर्क देते उच्च पैदावार देने वाली तकनीक का मुख्य रूप से बड़े किसानों को ही लाभ मिलता है। तो मतलब ये जो सब्सिडी दी जाती है ये बड़े किसानों को ही लाभ मिलता है, ऐसा ही विपक्ष में तर्क देते हैं। एक सीमा के बाद आर्थिक सहायता संसाधन के व्यर्थ उपभोग को बढ़ावा देती है। मतलब अगर आपको किसी चीज़ के कोई चीज़ इसे आराम से मिल जाती है तो उसकी इम्पोर्टेंस धीरे धीरे कम होती जाती है। वो इस चीज़ को विपक्ष के तर्क में मानते हैं। उद्योगों का महत्व, देन जो उद्योग धंधे जो थे उनका क्या महत्व रहा। तो उद्योग धंधे रोजगार मिलता है हमको, विकास होता है, देन आत्मनिर्भर होते हैं हम, और निर्यात के लिए की अधिक मात्रा की पूंजी होती है, तो निर्यात में भी सहायता होती। तो उद्योगों का महत्व, उन औद्योगिक नीति बनाई गई थी 1956 में। 1956 में हमारे संविधान में इसका डिटेल भी है कि औद्योगिक नीति बनाई गई। इस औद्योगिक नीति के अंदर क्या किया गया, तो जो उद्योगों का 3 श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया। प्रथम श्रेणी में 17 उद्योग रखे गए जिनकी सहायता व विकास केवल सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों के रूप में किया जाएगा। मतलब पहली श्रेणी में केवल जो 17 उद्योग रखे गए वो केवल गवर्नमेंट द्वारा देखे जाएंगे। देन दूसरी श्रेणी में 12 उद्योग रखे गए जो निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में की गई, किंतु निजी क्षेत्र केवल गौण भूमिका निभाएगा। मतलब इसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा हिस्सा होगा और निजी क्षेत्रों का कम हिस्सा होगा। देन थर्ड जो दे रखा है, फर्स्ट और सेकंड श्रेणी के उद्योग के अतिरिक्त अन्य सभी उद्योगों को निजी श्रेणी में छोड़ दिया गया है। अच्छा, ये 17 उद्योग कौन से थे, तो इसकी डिटेल हम बाद में देखेंगे। तो अभी आपको केवल इतनी डिटेल याद करने की ज़रूरत नहीं, केवल आपको यही देखना है कि 3 श्रेणियाँ बनाई गई। पहली श्रेणी में 17 उद्योग रखे गए जो गवर्नमेंट द्वारा देखे जाएंगे। दूसरी श्रेणी में गवर्नमेंट और निजी क्षेत्र दोनों द्वारा देखे जाएंगे, लेकिन निजी क्षेत्रों का जो योगदान होगा वो कम होगा। और तीसरी श्रेणी में जो सारे उद्योग थे, जो इनके अलावा जो उद्योग थे वो तीसरी श्रेणी में छोड़ दिए गए। नेक्स्ट है औद्योगिक लाइसेंस। तो निजी क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित करने के लिए सरकार ने लाइसेंस लेना आवश्यक बनाया था। मतलब बहुत सारे ऐसे उद्योग थे जिनमें लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी था। लघु उद्योगों का विकास हुआ। मतलब ये 1956 की नीतियाँ हैं जो हम पढ़ रहे हैं। तो 1956 में ये विशेषता रही उन नीतियों की। और औद्योगिक शांति में कमी, देन तकनीकी शिक्षा व प्रशिक्षण। इसमें आप 3 पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। उद्योगों की 3 श्रेणियाँ आप कर सकते हैं। औद्योगिक लाइसेंस कर सकते हैं, लघु उद्योगों का विकास कर सकते हैं, तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण। मतलब नई नई तकनीकी का प्रयोग हो सके उसके लिए प्रशिक्षण दिया गया। उसके बाद में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका। सार्वजनिक क्षेत्र में क्या भूमिका रही, तो हमने सार्वजनिक क्षेत्र में हम देखेंगे कि मजबूत औद्योगिक आधार का सर्जन हुआ, आधारभूत ढांचे का विकास हुआ, पिछड़े क्षेत्र का विकास हुआ, बचतों को गतिशील बनाना तथा विदेशी विनिमय के लिए तथा आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकने के लिए, आय व धन के वितरण में समानता बढ़ाने के लिए, रोजगार प्रदान करने के लिए, आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देने के लिए। इसी तरह से ये जो थे ये सारे सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका रही। और लघु स्तरीय उद्योगों की क्या भूमिका रही, तो लघु स्तरीय क्षेत्रों की जो भूमिका रखी, श्रम प्रधान तकनीक, स्वरोजगार, मतलब खुद से रोजगार मिल जाए। देन कम पूंजी, लघु उद्योग में कम पूंजी की ज़रूरत होती है, निर्यात को बढ़ावा दिया जाए, कृषि का विकास किया जाए। बड़े स्तर के उद्योग के लिए आधार, मतलब बड़े स्तर के उद्योग के लिए आधार तो लघु स्तरीय उद्योग ही होते हैं। फिर लघु उद्योग
की क्या समस्या रही। तो लघु उद्योग की समस्या सबसे पहले तो वित्त की समस्या होती है, देन सेकंड होती कच्चे माल की समस्या। फिर अगर माल बना भी लेते हैं तो बाज़ार कौन सा हो, कहाँ पे उसे बेचा जाए। फिर उनके साथ में जो तानाशाही जो बंधन होते हैं वो होते हैं। फिर व्यापार नीति पे आते हैं। ये तो हमारे हो गए लघु उद्योग और लघु उद्योग की समस्याएं। देन हम देखेंगे व्यापारिक नीति। तो व्यापारिक नीति किसे कहते हैं। तो व्यापारिक नीति स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने आयात प्रतिस्थापन की नीति को अपनाया, जिसे अंतर्मुखी व्यापार नीति कहा गया। तो जो आयात मतलब क्या होता है और निर्यात मतलब क्या होता है। आयात मतलब हम दूसरे देशों से माल खरीदते हैं और निर्यात मतलब हम उनको बेचते हैं। तो आयात प्रतिस्थापन से अभिप्राय घरेलू उत्पाद से आयातों को प्रतिस्थापित करने की नीति। तो इसमें आयात के प्रतिस्थापन की नीति रखेगी, ना कि हम खरीद रहे हैं। देन क्या कर रहे हैं हम, सरकार ने 2 तरीके अपनाए थे। उसमें क्या किया गया, प्रशुल्क, आयातित वस्तुओं पर लगाए जाने वाला कर। मतलब हम जो भी वस्तु आयात करेंगे उन पर कर लगाया जाएगा। और इसका अभिप्राय घरेलू उत्पाद द्वारा एक वस्तु की आयात की जा सकने वाली अधिकतम सीमा को तय करने से होता था। मतलब हम जो है बाहरी जो देश थे उनसे हम कम से कम चीज़ों का आयात करें, इसके लिए कुछ आयात प्रतिस्थापन नीतियाँ बनाई गई, व्यापारिक नीतियाँ बनाई गई। तो भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों के उद्योग इस स्थिति में नहीं है कि वे अधिक विकसित अर्थव्यवस्था से उत्पादित वस्तु का प्रतियोगिता कर सके। तो हम किसी दूसरों के साथ भी प्रतियोगिता कर सके, तो हमारे पास इतनी भी अच्छी स्थिति नहीं है, इतनी भी अच्छी हमारी अर्थव्यवस्था नहीं है कि हम दूसरे जो विकसित देश है उनके साथ में हम प्रतियोगिता कर सकें। और महत्वपूर्ण वस्तु के आयात के लिए विदेशी मुद्रा बचाना, ज़्यादा से ज़्यादा हम विदेशी मुद्रा को बचाएं, क्योंकि हम अगर यदि हमें कोई जो काम की वस्तु होगी हम उसी को लेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। और इसकी बजाय हम हर वस्तु को खरीदने लग जाएंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद नहीं होगा। इसलिए ये आयात प्रतिस्थापन की नीति बनाई गई और इस नीति के अंतर्गत इन्होंने एक कर लगाए, ताकि जो बाहर से कम वस्तुएं आयातित हो और हम हमारी वस्तुओं का ही उपयोग करें, ताकि हमारी विदेशी मुद्रा भी बचे। तो आपका जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। देन भारतीय अर्थव्यवस्था में 1950 से 1990 के दशक में बहुत सारे परिवर्तन हुए। हमने कृषि के ऊपर, उद्योगों के ऊपर और कृषि और उद्योगों के ऊपर बहुत सारे विकास किए। उसके बाद में हम जो नेक्स्ट चैप्टर है इसका, आपका जो उदारीकरण वाला चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। किस तरह से हमारे देश ने अर्थव्यवस्था जब डामाडोल हुई थी 1991 में, तब उन्होंने किस तरह से उसको संभाला और क्या क्या नीतियाँ अपनाई, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये जो आपका चैप्टर है, सेकंड चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990, ये आपके एक नोट्स ही एक तरह से। आप इनका PDF निकला सकते हैं और इनको 2-3 बार लर्न कर लेंगे। उसके बाद में आप पढ़ेंगे, उसके बाद में यदि आप क्वेश्चंस करेंगे इनके तो आपके अच्छे से क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।